नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सामाजिक रणनीति स्पष्ट करनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर फोकस बनाए रखने की तैयारी में है, जबकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बीडीएम मॉडल के तहत ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वर्ग को साधने की रणनीति अपनाई है। बसपा ने 403 सीटों में से 4 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, जिनमें 2 ब्राह्मण और 2 मुस्लिम प्रत्याशी शामिल हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही करीब 100 उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी, जिससे चुनावी सरगर्मी और तेज हो जाएगी। होली से पहले यात्रियों की भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए प्राइवेट बस संचालकों ने किराए में 3 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। नोएडा और दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जाने वाले यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बसों के लिए घंटों खड़े रहना पड़ रहा है, जबकि 600 रुपये की टिकट अब 1900 से 3300 रुपये तक वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, विंडो सीट के नाम पर 100 से 150 रुपये अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि त्योहार के समय इस तरह की मनमानी पर प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए। जालौन जिले के डाकोर क्षेत्र से स्वास्थ्य विभाग की चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। भानु प्रताप की पत्नी भूरी ने वर्ष 2023 में सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। आर्थिक तंगी के कारण परिवार ने स्थायी परिवार नियोजन का निर्णय लिया था। ऐसे में यह घटना उनके लिए बड़ा झटका बन गई। अब दंपत्ति ने सरकार से नवजात के पालन पोषण और शिक्षा के लिए मुआवजे की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच की बात कह रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रक्रिया में कहां चूक हुई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 50 वर्षीय सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला किए जाने से सनसनी फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने उनके कार्यालय में घुसकर चाकू से वार किए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले सलीम सोशल मीडिया पर इस्लाम, हलाला और मदरसों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं और उनके चैनल पर लगभग 28,000 फॉलोअर्स बताए जाते हैं। हमले के पीछे कट्टरपंथी तत्वों की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। फतेहपुर में हाई स्कूल गणित की परीक्षा के दौरान नकल के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सचल दल ने पंडित दीनदयाल मॉडल इंटर कॉलेज में छापा मारकर 5 फर्जी परीक्षार्थियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी असली अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर अपनी तस्वीर चिपकाकर करीब 55,000 रुपये के लालच में परीक्षा दे रहे थे। यह पूरी योजना सुनियोजित तरीके से तैयार की गई थी, ताकि पहचान से बचा जा सके। प्रशासन ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित विद्यालयों की भूमिका की जांच करते हुए उनकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मुरादाबाद के हरथला मोहल्ले में शुक्रवार सुबह लगभग 5 बजे तेंदुए के अचानक घुस आने से इलाके में हड़कंप मच गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेंदुआ पहले रामलीला मैदान के पास देखा गया और फिर गंगा मंदिर क्षेत्र की ओर बढ़ गया। करीब 5 घंटे तक वह छतों पर उछल कूद करता रहा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और कई परिवार अपने घरों में दुबक गए। आखिरकार तेंदुए ने मेघराम प्रजापति के घर के बाथरूम में शरण ले ली। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को खाली कराकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लंबी मशक्कत के बाद तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पिंजरे में कैद कर लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि लोगों के लिए यह दिन लंबे समय तक यादगार बना रहेगा। अयोध्या के बहुचर्चित गैंगरेप प्रकरण में करीब 19 महीने जेल में रहने के बाद सपा नेता मोहित खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के आधार पर कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त माना, जबकि इसी मामले में उनके नौकर राजू को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। भद्रसा स्थित अपने घर पहुंचने पर मोहित खान का समर्थकों ने स्वागत किया और परिवारजनों ने इसे न्याय की जीत बताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें साजिशन फंसाया गया था और जांच के दौरान कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संत स्वभाव का व्यक्ति बताते हुए कहा कि यदि उन्हें सही जानकारी मिलती तो स्थिति अलग हो सकती थी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। आगरा में एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान 500 रुपये के इनामी शार्प शूटर को मार गिराया। एकता थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में रणदीप भाटी गैंग से जुड़े पवन उर्फ को ढेर किया गया, जिस पर हत्या और रंगदारी समेत 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के अनुसार उसके पास से 9 mm की वही सरकारी पिस्तौल बरामद हुई जिसे उसने वर्ष 2016 में गौतम बुद्ध नगर में एक जज के सुरक्षाकर्मी से लूट लिया था। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए ऐसे ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। कानपुर के श्यामनगर में 24 लाख रुपए की लूट की जांच ने एक बड़े वित्तीय नेटवर्क का संकेत दिया है। पुलिस पड़ताल में खुलासा हुआ कि पिछले 2.5 वर्षों में शहर के 12 बैंकों के 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए की निकासी की गई। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लेन देन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं इसके पीछे हवाला कारोबार, कर चोरी या अन्य अवैध गतिविधियां तो नहीं हैं। पुलिस ने संबंधित विभागों से समन्वय कर वित्तीय ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच शुरू कर दी है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। गोरखपुर से साइबर अपराध का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजुला श्रीवास्तव को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1,58,00,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। जालसाजों ने खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताकर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और 13 से 21 फरवरी तक लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा। इस दौरान उनकी सभी फिक्स डिपॉजिट उड़वाकर रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराई गई। पुलिस अब बैंक खातों, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल की जांच कर रही है। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने को भाजपा के लिए नैतिक झटका बताते हुए कहा कि अंततः सत्य की विजय होती है और झूठे आरोप ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। कन्नौज जिले के चंदवा गांव में करंट लगने से इंजीनियर अखिलेश की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ, लेकिन पुलिस ने दर्ज तहरीर से विभाग का उल्लेख हटा दिया। इस बात की शिकायत जब तिरवा विधायक कैलाश राजपूत तक पहुंची तो उन्होंने इंद्रगढ़ थाना अध्यक्ष नीलम सिंह और संबंधित एसडीओ सतीश चंद्र निषाद को फोन पर खड़ी फटकार लगाई। विधायक ने साफ कहा कि यदि लापरवाही छिपाने की कोशिश हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों को अटैची में कपड़े भरकर जाने की तैयारी करनी होगी। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर शासन ने अभूतपूर्व सख्ती बरतने का फैसला किया है। मुख्य सचिव एसपी घोयल ने 14 और 15 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि 4,543 पदों के लिए होने वाली इस भर्ती में लगभग 15,75,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर केवल काले या नीले पेन और वैध फोटो पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्ट वॉच या अन्य संदिग्ध सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। 1090 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और नकल या किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त की जा सके। प्रशासन का दावा है कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों को दहला दिया।
62 वर्षीय बेकरी संचालक मोहम्मद असद अपने छोटे साले के साथ लाल मस्जिद में तरावीह की नमाज पढ़ने जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके हिस्ट्री शीटर साले जफर ने उनके सिर में गोली मार दी और फरार हो गया। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई सनसनीखेज घटना से अफरा तफरी मच गई। एक थार चालक ने टैंक फुल कराने के बाद बिना भुगतान किए गाड़ी भगा दी। पीछा करने पर उसने सेल्समैन की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया और बाइक गाड़ी में फंस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से बाइक को करीब 5 किलोमीटर तक घसीटता रहा, जिससे सड़क पर चिंगारियां निकलती रहीं और लोग दहशत में रहे। पुलिस ने घेराबंदी कर 22 वर्षीय आरोपी हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।